कराची के पुराने लेकिन रौनक भरे इलाके गुलशन की एक चौड़ी सड़क पर शीशे से चमकती हुई 3 मंजिला कोठी खड़ी थी, जिसमें हर सुबह धूप सबसे पहले संगमरमर की सीढ़ियों को छूती थी। उसी कोठी में 25 वर्ष की सायरा रहती थी, जो कुदरत की बनाई हुई एक नाजुक लेकिन आत्मसम्मान से भरी तस्वीर जैसी थी। गेहुआ रंग, बड़ी चमकदार आंखें, सलीके से बंधे लंबे बाल और संतुलित व्यक्तित्व उसकी खूबसूरती को और निखारते थे। उसकी चाल में शराफत थी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जो किसी को भी ठहर कर देखने पर मजबूर कर दे। लेकिन उस घर में उसकी खूबसूरती की नहीं बल्कि उसकी मजबूरी की कीमत लगाई जाती थी। सायरा की शादी 6 महीने पहले उस घर के इकलौते बेटे फहद से हुई थी, जो कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता था। घर की असली मालकिन उसकी सास रुखसाना बेगम थी, जिनकी रेशमी साड़ियों और सोने के कंगनों की खनक पूरे घर में गूंजती रहती थी। रुखसाना बेगम का मानना था कि गरीब घर की लड़की को ऊंचे घर में आकर सिर झुकाकर रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने सायरा को बहू नहीं बल्कि नौकरानी की तरह काम में झोंक दिया था। सुबह की धूप जब खिड़कियों से अंदर आती तो सायरा रसोई में खड़ी चूल्हे की आंच सहती रहती, हाथों में महंगे बर्तनों की खनक और कानों में सास की तेज आवाज गूंजती। दूध उबल क्यों गया सायरा? तुम्हें काम की समझ नहीं है? सायरा हल्की सी आवाज में जवाब देती, अम्मी जान अभी साफ कर देती हूँ, और फिर चुपचाप फ्रेश पर गिरा दूध पोंछने लगती। दिन का माहौल हमेशा उजला होता, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ ताने आते। कोठी के सामने पार्क में बच्चे खेलते, महिलाएं हंसती बातें करती, लेकिन सायरा की दुनिया रसोई, कपड़े धोने के कमरे और सीढ़ियों की धूल तक सीमित थी। एक दिन जब वो छत पर सूखते कपड़े उतार रही थी तो सामने वाली इमारत की बालकनी से बूढ़ी नसीमा खाला ने उसे आवाज दी, बेटी तुम इस घर की बहू हो या काम वाली? सायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू हूं खाला, बस किस्मत थोड़ी कमजोर है। उसकी ये बात हवा में घुल गई, लेकिन उसके दिल में एक टीस छोड़ गई। रुखसाना बेगम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि सायरा पड़ोसियों से बात करे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारे घर की औरतें खिड़कियों पर खड़े होकर बातें नहीं करती। सायरा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही चमक थी, जैसे वो सब सहते हुए भी भीतर से टूटी नहीं थी। उसी शाम जब धूप ढलने लगी तो घर के दरवाजे पर एक कुरियर वाला आया और रुखसाना बेगम के नाम एक पुराना लिफाफा देकर चला गया। रुखसाना बेगम ने उसे खोला तो उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन सायरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसे पहली बार लगा कि इस घर में कोई ऐसा राज छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। रुखसाना बेगम के हाथों में पकड़ा वो पुराना लिफाफा जैसे उनके अतीत की धूल झाड़ रहा था। उन्होंने जल्दी से कागज मोड़ा और अपने कमरे में चली गईं। लेकिन सायरा की तेज नजर ने देख लिया था कि उस कागज पर किसी बैंक की मोहर लगी थी। दिन का उजाला अब भी घर में फैला हुआ था। खिड़कियों से आती धूप दीवारों पर चमक रही थी, पर रुखसाना बेगम के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट तैर गई थी। अगली सुबह भी सायरा की दिनचर्या वैसे ही रही। वो रसोई में नाश्ता बना रही थी, हाथों की नसें उभर आई थीं, माथे पर पसीने की हल्की परत थी। फिर भी उसने अपनी सादगी और गरिमा को बनाए रखा। तभी रुखसाना बेगम अंदर आई और तेज आवाज में बोली, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ चमकना चाहिए। अगर जरा भी कमी हुई तो याद रखना। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए अम्मी जान, सब ठीक होगा। वो पूरे घर में घूमती रही, ड्राइंग रूम की सजावट ठीक की, कांच की मेज साफ की, सोफों के कुशन सलीके से लगाए। सीढ़ियों पर झुककर सफाई करते हुए उसकी कलाई में हल्की चोट लग गई, पर उसने धर दबा लिया। उसके भीतर कहीं एक सवाल उठ रहा था कि आखिर वो इस घर में कब तक सिर्फ काम करती रहेगी। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी जब एक महंगी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। 2 आदमी और एक सजी हुई औरत अंदर आए। वो औरत शहर के मशहूर कारोबारी की पत्नी शगुफ्ता थी। रुखसाना बेगम ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन सायरा को पीछे रसोई में ही रहने का इशारा किया। मेहमानों की बातचीत के बीच सायरा को बार बार चाय और नाश्ता लेकर जाना पड़ा। एक बार जब वो ट्रे लेकर अंदर गईं तो शगुफ्ता की नजर उस पर ठहर गई। उसने धीमे से पूछा, ये आपकी बहू है? रुखसाना बेगम ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे नहीं, इसे अभी घर के तौर तरीके सीखने हैं, बस काम संभाल रही है। सायरा का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद सायरा पानी लेने रुखसाना बेगम के कमरे में गई तो उसकी नजर अलमारी के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। अंदर वही लिफाफा रखा था। हवा के झोंके से कागज नीचे गिर गया। सायरा ने झुककर उठाया तो उस पर लिखा था कि रुखसाना बेगम के नाम पर लिया गया बड़ा कर्ज अब आखिरी चेतावनी में बदल चुका है, और अगर रकम जमा ना हुई
तो कोठी नीलाम हो सकती है। सायरा के हाथ कांप गए। उसे समझ आ गया कि जिस शान पर उसकी सास घमंड करती हैं, वो असल में कर्ज के सहारे खड़ी है। उसी शाम फहद का फोन आया। सायरा ने जैसे ही उठाया, उधर से थकी हुई आवाज आई, सायरा, मैं अभी कुछ महीनों तक वापस नहीं आ पाऊंगा, कारोबार में दिक्कत है। सायरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। फोन रखते हुए उसने एक फैसला कर लिया। वो अब सिर्फ चुपचाप सहने वाली बहू नहीं रहेगी। दिन की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और उसे पहली बार लगा कि शायद ये उजाला उसके हिस्से में भी आने वाला है। अगली सुबह सायरा ने आईने में खुद को देखा तो उसे अपने चेहरे पर वही मासूमियत दिखाई दी, लेकिन आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। उसने हल्के गुलाबी सूती कपड़े पहने, बालों को सलीके से बांधा और चुपचाप रसोई में काम शुरू कर दिया। दिन का माहौल पहले की तरह उजला था। धूप खिड़कियों से छनकर फर्श पर फैल रही थी, पर सायरा के भीतर अब कोई योजना आकार ले रही थी। नाश्ते की मेज पर रुखसाना बेगम ने अखबार रखते हुए कहा, आज बैंक जाना है मुझे, तुम घर का सारा काम निपटा लेना। सायरा ने धीरे से पूछा, अम्मी जान, अगर आप चाहें तो मैं भी साथ चल सकती हूं? रुखसाना बेगम ने तिरस्कार भरी नजर से देखा, तुम बैंक जाओगी, वहां के लोग क्या सोचेंगे? पहले घर संभालना सीखो। सायरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही रुखसाना बेगम गाड़ी लेकर निकली, उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और पास के बाजार की ओर चल पड़ी। गुलशन का बाजार रंगों और आवाजों से भरा था। दुकानों के बाहर फल सजे थे, कपड़ों की दुकानों में हल्की हवा से पर्दे लहरा रहे थे। सायरा सीधे उस छोटे से दफ्तर में पहुंची जहां एक महिला सिलाई और कढ़ाई का काम करवाती थी। सायरा को बचपन से कढ़ाई का हुनर था। उसने वहां की मालकिन समीना से कहा, अगर आपको कढ़ाई के लिए किसी की जरूरत हो तो मैं घर से काम कर सकती हूं। समीना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, तुम्हारे हाथ नाजुक लगते हैं, कर पाओगी? सायरा ने अपने बैग से एक छोटा रुमाल निकाला जिस पर उसने महीन धागों से फूल बनाए थे। समीना की आंखें चमक उठीं। ये तुमने बनाया है? जी, सायरा ने आत्मविश्वास से कहा। उसी वक्त उसे कुछ कपड़े और धागे दे दिए गए। अगर ये काम अच्छा निकला तो तुम्हें नियमित काम मिलेगा, समीना ने कहा। सायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो सामान लेकर जल्दी से घर लौटी और अपने कमरे में छिपाकर रख दिया। शाम को रुखसाना बेगम लौटी तो उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। उन्होंने गुस्से में कहा, इन बैंकों वालों को बस पैसे चाहिए, कोई समझ नहीं। सायरा चुप रही, लेकिन रात को जब सब सो गए तो वो खिड़की के पास बैठकर कढ़ाई करने लगी। धूप तो नहीं थी, पर चांदनी कमरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। उसके नाजुक हाथ तेजी से चलते रहे, धागों से फूल उभरते गए। अगले कुछ दिनों में सायरा ने कई जोड़े तैयार कर दिए। हर सुबह वो काम छिपाकर रखती और दोपहर में बाजार जाकर दे आती। धीरे धीरे उसके हाथों की मेहनत पैसों में बदलने लगी। एक दिन जब वो कपड़े देने जा रही थी तो सीढ़ियों पर उसका सामना रुखसाना बेगम से हो गया। उनके चेहरे पर शक था। कहाँ जा रही हो इस वक्त? सायरा ने पहली बार नजर उठाकर जवाब दिया, थोड़ा जरूरी काम है अम्मी जान, जल्दी लौट आऊंगी। रुखसाना बेगम ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, याद रखना, इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। सायरा ने शांत स्वर में कहा, मैं इस घर की इज्जत बचाने ही जा रही हूं। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि रुखसाना बेगम कुछ पल के लिए चुप रह गईं। दिन की धूप तेज थी, सड़क पर हलचल थी और सायरा के कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस घर की सच्चाई के लिए भी लड़ रही है। दिन पर दिन बीतते गए और सायरा की उंगलियों से निकली कढ़ाई ने जैसे उसके किस्मत की सिलाई शुरू कर दी। सुबह का उजाला अब उसे बोझ नहीं लगता था। वो जल्दी उठती, घर का सारा काम पहले से भी ज्यादा सलीके से निपटाती और फिर अपने कमरे में बैठकर महीन धागों से रंग भरती। उसके बनाए हुए कपड़े बाजार में पसंद किए जाने लगे थे। समीना हर बार मुस्कुराकर कहती, सायरा, तुम्हारे हाथों में बरकत है। उधर रुखसाना बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बैंक से लगातार फोन आ रहे थे। एक दोपहर जब धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी, दरवाजे की घंटी बजी। 2 लोग फाइल लेकर आए और सख्त लहजे में बोले, अगर महीने भर में रकम जमा ना हुई तो कार्रवाई होगी। रुखसाना बेगम के हाथ कांप गए। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन होंठ सूख चुके थे। सायरा रसोई से ये सब देख रही थी। पहली बार उसे अपनी सास पर गुस्से से ज्यादा तरस आया। शाम को जब घर में सन्नाटा था, सायरा ने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अम्मी जान, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रुखसाना बेगम ने थकी हुई आवाज में कहा। क्या है?
सायरा अंदर आई। कमरे की खिड़की से आती धूप अब फीकी पड़ रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे सब पता है, बैंक का कर्ज और नोटिस के बारे में। रुखसाना बेगम चौंक उठी। तुमने मेरी चीजें टटोली? नहीं अम्मी जान, सायरा ने विनम्रता से कहा। वो कागज खुद मेरे सामने गिरा था, मैं बस ये कहना चाहती हूं कि इस घर को बचाना जरूरी है। रुखसाना बेगम ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तुम क्या कर लोगी? तुम्हारे मायके वालों ने तो दहेज में कुछ दिया नहीं, अब तुम ये कोठी बचाओगी? सायरा ने पहली बार बिना झिझक कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है। उसने अपने कमरे से एक छोटा सा डिब्बा लाकर सामने रख दिया। उसमें नकद रकम थी जो उसने महीनों की मेहनत से जमा की थी। ये शुरुआत है, उसने कहा, और अगर आप इजाजत दें तो मैं और काम कर सकती हूं। रुखसाना बेगम ने डिब्बा खोला तो उनकी आंखें भर आईं। तुम ये सब कब से कर रही हो? सायरा ने जवाब दिया, जिस दिन मुझे पता चला कि ये घर कर्ज पर टिका है, उस दिन से। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। बाहर दिन की आखिरी रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। रुखसाना बेगम ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, बस एक जिम्मेदारी समझा। शायद मैं गलत थी। सायरा ने सिर झुका लिया। मैंने आपको हमेशा अम्मी माना है। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। फहद का फोन था। रुखसाना बेगम ने पहली बार फोन सायरा को देते हुए कहा, बात करो, उसे बताओ कि तुमने क्या किया। सायरा ने फोन कान से लगाया तो उधर से फहद की घबराई आवाज आई, अम्मी ने बताया बैंक वाले आए थे, मैं परेशान हूं। सायरा ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि फहद कुछ पल चुप रह गया। बाहर सुबह की तरह साफ दिन तो नहीं था, लेकिन उम्मीद की रोशनी जरूर थी। रुखसाना बेगम ने सायरा को देखते हुए महसूस किया कि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी समझा, वही इस घर की असली ताकत बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। अगले दिन समीना ने सायरा को बुलाकर कहा, एक बड़ा कारोबारी तुम्हारे डिजाइन देखना चाहता है, अगर सौदा हो गया तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। सायरा के सामने अब एक नया मोड़ खड़ा था, जो सिर्फ कर्ज ही नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को बदल सकता था। अगली सुबह गुलशन की सड़कों पर धूप कुछ अलग सी चमक रही थी। सायरा ने हल्का आसमानी कपड़ा पहना, बालों को साफ सलीके से बांधा और दिल की धड़कनों को संभालते हुए समीना के साथ शहर के बड़े बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते में दुकानों की कतारें थीं, लोग आते जाते थे, लेकिन सायरा का ध्यान अपने हाथों की मेहनत पर था जो आज उसकी पहचान बनने वाली थी। समीना उसे एक बड़े शोरूम में ले गई जहां दीवारों पर कढ़ाईदार जोड़े सजे थे। अंदर एक मध्यम उम्र के सज्जन बैठे थे जिनका नाम जावेद मिर्जा था। उनकी नज़र जैसे ही सायरा के बनाए हुए कपड़ों पर पड़ी, वे कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने कपड़ा हाथ में लेकर कहा, ये डिज़ाइन तुमने बनाया है? सायरा ने संयम से जवाब दिया, जी, हर टांका मैंने खुद लगाया है। जावेद मिर्जा ने गौर से उसे देखा। तुम्हारे काम में नरमी भी है और ताकत भी, क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? सायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मेरे घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए कर सकूं तो जरूर। बातचीत लंबी चली। अंत में तय हुआ कि सायरा घर से काम करेगी और उसके नाम से एक खास संग्रह तैयार होगा। जब वो बाहर निकली तो दिन का उजाला जैसे उसके साथ चल रहा था। घर लौटते वक्त उसके मन में हल्की घबराहट थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, रुखसाना बेगम सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने पहली बार बिना ताने के पूछा, कैसा रहा? सायरा ने धीरे से बताया, अगर सब ठीक रहा तो हमारा कर्ज जल्दी उतर जाएगा। रुखसाना बेगम की आंखों में राहत झलक उठी, लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बैंक के वही अधिकारी फिर खड़े थे। इस बार उनका लहजा पहले से सख्त था। रुखसाना बेगम घबरा गईं। सायरा आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, रकम की व्यवस्था हो रही है। अधिकारी ने कठोर आवाज में कहा, हमें लिखित भरोसा चाहिए। सायरा ने दृढ़ता से कहा, आपको मिलेगा। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। तभी फोन बजा। फहद था। उसकी आवाज में थकान के साथ शर्म भी थी। सायरा, मैं सच बताना चाहता हूं, कारोबार में घाटा मेरी गलती से हुआ। मैंने बिना सोचे समझे निवेश किया। अम्मी ने मुझे बचाने के लिए कर्ज लिया और तुम्हें सख्ती में रखा ताकि घर की इज्जत बनी रहे। सायरा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। गलती इंसान से होती है, उसने नरमी से कहा, लेकिन उसे सुधारना भी इंसान के ही हाथ में होता है। फोन रखने के बाद उसने रुखसाना बेगम की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा साफ था। मैंने तुम्हें अपने बेटे की गलती की सजा दी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। सायरा ने शांत भाव से उत्तर दिया, अब हमें मिलकर उसे ठीक करना है। दिन ढलने लगा था, लेकिन घर में पहली बार उम्मीद की रोशनी ठहरी हुई थी।
अगले हफ्ते जावेद मिर्जा ने सायरा के डिजाइन शहर के बड़े मंच पर पेश किए। उसका नाम अनाउंस हुआ तो तालियां गूंज उठीं। उसी शाम अग्रिम रकम उसके खाते में आ गई। बिना देर किए सायरा ने बैंक में बड़ी किस्त जमा कर दी। अधिकारी हैरान रह गए। रुखसाना बेगम के चेहरे पर गर्व की हल्की चमक थी, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। जावेद मिर्जा ने अगली मुलाकात में कहा, हम तुम्हारे नाम से अलग ब्रांड शुरू करना चाहते हैं। शर्त बस इतनी है कि तुम्हें खुलकर सामने आना होगा। सायरा के सामने अब एक नया फैसला था, जो सिर्फ कर्ज चुकाने से आगे उसकी पूरी पहचान बदल सकता था। सुबह की धूप आज कुछ ज्यादा उजली थी। खिड़की से आती रोशनी सीधे सायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वही लड़की दिखाई दी जो 6 महीने पहले इस घर में आई थी। लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। जावेद मिर्जा का प्रस्ताव उसके सामने था। अपने नाम से काम करना, खुलकर सामने आना, पहचान बनाना, यह सिर्फ कारोबार नहीं था, ये उसके अस्तित्व की घोषणा थी। नाश्ते की मेज पर उसने पहली बार खुद बात शुरू की। अम्मी जान, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। रुखसाना बेगम ने उसे गौर से देखा। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। कहो, सायरा ने शांत स्वर में कहा। मैं अपने नाम से काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग मुझे पहचाने, लेकिन इस घर की इज्जत के साथ। कुछ पल खामोशी रही। बाहर दिन का माहौल चहल पहल से भरा था। सड़क पर सब्जी वाले की आवाज आ रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे। रुखसाना बेगम ने गहरी सांस ली। मैंने जिंदगी भर दूसरों को दिखाने के लिए जिया, शान के पीछे भागती रही। अगर तुम अपने हुनर से ये घर संभाल सकती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सायरा की आंखें नम हो गईं। मैंने कभी इस घर को बोझ नहीं समझा। उसी वक्त फोन बजा। फहद था। उसकी आवाज पहले से बदली हुई थी। सायरा, मैं लौट रहा हूं, इस बार भागने नहीं, साथ देने के लिए। कुछ दिनों बाद शहर के एक बड़े सभागार में सायरा के नाम से नया संग्रह पेश किया गया। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो वो सादे लेकिन खूबसूरत कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी हुई आगे बढ़ी। उसकी उम्र 25 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनुभव की परिपक्वता थी। तालियों की गूंज के बीच उसकी नजर सामने बैठी रुखसाना बेगम पर पड़ी, जिनकी आंखों में गर्व था। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने सवाल पूछे। एक ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? सायरा ने मुस्कुराकर कहा, सब्र और मेहनत, और ये यकीन कि किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। घर लौटते वक्त गाड़ी की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रुखसाना बेगम ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। सायरा ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी जान, अगर आपने मुझे तकलीफ ना दी होती तो शायद मैं अपनी ताकत पहचान ही ना पाती। घर पहुंचते ही सायरा ने सबसे पहला काम किया। उसने रसोई में काम करने वाली पुरानी मददगार शकीला को बुलाया और कहा, अब से आप पूरा काम अकेले नहीं करेंगी, हम मिलकर करेंगे। रुखसाना बेगम ने हैरानी से पूछा, तुम खुद काम करोगी? सायरा मुस्कुराई। काम करने से इज्जत कम नहीं होती। कुछ महीनों में कर्ज पूरी तरह उतर गया। कोठी अब दिखावे की नहीं, मेहनत की पहचान बन गई थी। फहद ने भी कारोबार संभालते हुए सायरा का साथ दिया। लेकिन असली मोड़ उस दिन आया जब सायरा ने घर के बाहर एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त कढ़ाई सिखाई जाने लगी। उद्घाटन के दिन धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। सायरा ने कहा, किसी लड़की को नौकरानी समझने से पहले उसका हुनर पहचानना चाहिए। रुखसाना बेगम भी उसके साथ खड़ी थी। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने अपनी बहू को देर से पहचाना, लेकिन अब मुझे उस पर नाज है। सायरा ने आसमान की ओर देखा। दिन साफ था, हवा हल्की थी। उसने महसूस किया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को साबित करने में होती है। जिस घर में उसे नौकरानी समझा गया था, वहीं वो आज उस घर की असली मालकिन जैसी खड़ी थी, लेकिन घमंड के बिना। उसकी कहानी सिखा गई कि हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, अगर इरादा साफ हो और दिल मजबूत हो तो दिन की रोशनी एक दिन जरूर अपने हिस्से में आती है।